हेलो स्टूडेंट, सीटेट 2014 के सेकंड पेपर को डिस्कस करेंगे हम लोग। पियाजे के विकासात्मक सिद्धांत के परिप्रेक्ष्य में निम्नलिखित में से कौन सा आरेख विकास को समुचित रूप से स्पष्ट करता है? इसमें पहला ऑप्शन सही है। पियाजे कहते हैं जैसे जैसे बालक की आयु बढ़ती है उसी अनुपात में बालक का विकास भी होता है। एक अध्यापक ने पाया कि वह विद्यार्थी वर्ग बनाने में कठिनाई अनुभव कर रहा है। उसने अनुमान लगाया कि वह हीरे का चित्र बनाने में भी कठिनाई का अनुभव करेगा। उसने निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर आधारित होकर यह अनुमान लगाया है? विकास एक व्यवस्थित क्रम में होने की प्रवृत्ति से संबद्ध है। विकास की प्रक्रिया एक उत्परिवर्तनीय प्रक्रिया है। विकास निरंतरीय होता है। अलग अलग लोगों के लिए विकास की प्रक्रिया भी अलग अलग होती है। इसका पहला ऑप्शन सही है। विकास एक व्यवस्थित क्रम में होने की प्रवृत्ति से संबंधित है। विकास एक निश्चित क्रम में होता है। अगर बालक वर्ग नहीं बना पा रहा है तो वह हीरे का चित्र भी नहीं बना पाएगा। मानवीय विकास में आनुवंशिकता एवं परिवेश की भूमिका के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन समुचित है? परिवेश की भूमिका लगभग स्थिर सी रहती है जबकि आनुवंशिकता का प्रभाव परिवर्तित हो सकता है। व्यवहारवाद में सिद्धांत प्राय मानवीय विकास में प्रकृति की भूमिका पर आधारित है। विकास के विभिन्न क्षेत्रों में आनुवंशिकता एक एवं परिवेश का सापेक्षिक प्रभाव परिवर्तनशील है। भारत सरकार की विभेदात्मक क्षतिपूर्तता संबंधी नीति मानवीय विकास में प्रकृति की भूमिका पर आधारित है। इसका थर्ड ऑप्शन सही है कि विकास के विभिन्न क्षेत्रों में आनुवंशिकता एवं परिवेश का सापेक्षिक प्रभाव परिवर्तनशील है। सामाजिकरण के संदर्भ में विद्यालयों के पास प्राय एक प्रच्छन्न पाठचर्या विद्यमान रहती है जिसमें निहित है बलात्मक अधिगम चिंतन एवं समकक्षीय साथी एवं अध्यापक की अनुकृति द्वारा विशेष रूप से अपनाए जाने वाला व्यवहार। अंतःक्रियावाद सामग्री द्वारा विद्यालयों में प्रस्तुत किए जाने वाले सामाजिक भूमिकाओं से संबद्ध अनौपचारिक संकेत। परिवारों के माध्यम से विद्यार्थियों का समझौतापूर्ण एवं प्रतिरोधात्मक सामाजिकरण। मूल्यों व अभिवृत्तियों का शिक्षण एवं आकलन। तो इसमें आपका सेकंड ऑप्शन सही है। अंतःक्रियावाद सामग्री द्वारा विद्यालयों में प्रस्तुत किए जाने वाले सामाजिक भूमिकाओं से संबद्ध अनौपचारिक संकेत। निम्नलिखित में से कौन सा निहितार्थ पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से नहीं निकाला जा सकता? बच्चों की अधिगमनात्मक तत्परता के प्रति संवेदनशीलता, व्यक्तिगत भेदों की स्वीकृति, खोजपूर्ण अधिगम, शाब्दिक शिक्षण की आवश्यकता। इसमें चौथा ऑप्शन सही है। शाब्दिक शिक्षण की आवश्यकता जीन पियाजे के सिद्धांत में कहीं भी नहीं लिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा कौहल वर्ग के नैतिक विकास के चरणों का लक्षण है? चरणों का परिवर्तनशील अनुक्रम। विभिन्न चरण अलग अलग प्रत्युत्तर है ना कि समान प्रतिमान। सभी संस्कृतियों से संबद्ध चरणों की सार्वभौम श्रृंखला। विभिन्न चरण एक गैर पदानुक्रम रूप में आगे की ओर बढ़ते हैं। तो इसका थर्ड सही है। सभी संस्कृतियों से संबद्ध चरणों की सार्वभौम श्रृंखला। कक्षा में वास्तविक सांसारिक समस्याओं से संबद्ध जटिल परियोजनाओं पर कार्य करते हुए अध्यापक व छात्र एक दूसरे के अनुभवों से परस्पर ग्रहण करते हैं। पारंपरिक, रचनात्मक, अध्यापक केंद्रित, सामाजिक रचनात्मक। चौथा ऑप्शन सही है, सामाजिक रचनात्मक। प्रगतिशील शिक्षा के संदर्भ में समान शैक्षिक अवसर से अभिप्राय की सभी छात्र किसी भी जाति, पंथ, रंग, क्षेत्र व धर्म के होते हुए भी समान शिक्षा प्राप्त करें। समान शिक्षा पाने के बाद अपनी क्षमताओं को सिद्ध कर सके। बिना किसी भेद के समान पद्धतियों व सामग्रियों से शिक्षा प्राप्त करें। ऐसी शिक्षा पाए जो उनके लिए अनुकूलतम हो तथा भविष्य के कार्यों में सहायक हो। इसका चौथा ऑप्शन सही है। ऐसी शिक्षा पाए जो उनके लिए अनुकूलतम हो तथा भविष्य के कार्यों के लिए सहायक हो। भाषा विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र पियाजे के द्वारा कम कर आंका गया है? आनुवंशिकता, सामाजिक अंतःक्रिया, अहम केंद्रित भाषा, विद्यार्थी द्वारा संक्रियात्मक रचना। तो इसका सेकंड ऑप्शन सही है, सामाजिक अंतःक्रिया। जीन पियाजे ने सामाजिक अंतःक्रिया को बहुत कम महत्व दिया है जबकि वाइगोत्स्की ने भाषा विकास में सामाजिक अंतःक्रिया को विशेष महत्व दिया है। एक 11 वर्षीय बच्चे ने स्टैनफोर्ड विनय बुद्धि मापनी में 130 अंक पाए। मान लीजिए कि एक समान संभाव वक्र में म्यू बराबर 100 है तथा सिग्मा बराबर 15 है। तो उन 11 वर्षीय बच्चे के प्रतिशत की गणना कीजिए जिसने बच्चे से बेहतर अंक प्राप्त किए हैं। 98%,
88%, 78%, 80%। तो यहाँ पे सबसे पहले हम जेड स्कोर की गणना करेंगे। तो जेड स्कोर का फॉर्मूला है जेड बराबर एक्स माइनस म्यू अपॉन सिग्मा। तो यहाँ एक्स की वैल्यू 130 है, माइनस म्यू अपना 100 है और सिग्मा अपॉन 15 है, तो 2 आ जाता है। जेड के स्टैनफोर्ड बिने इंटेलिजेंस स्केल इंडेक्स 2 के अनुसार इसकी वैल्यू 97.7% है, जो लगभग 98% के बराबर है। तो इसका पहला ऑप्शन सही है 98%। निम्नलिखित में से कौन सा निरीक्षण हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्ध बुद्धि सिद्धांत का समर्थन करता है? मस्तिष्क के एक भाग में क्षति हुई केवल किसी एक विशिष्ट योग्यता को प्रभावित करती है, न कि संपूर्ण को। बुद्धि विश्लेषणात्मक, सृजनात्मक एवं व्यवहारात्मक बुद्धियों की अंतःक्रिया है। विभिन्न बुद्धियां अपने स्वरूप में पदानुक्रमात्मक हैं। अनुदेशन के प्रारूप का वर्णन करते समय अध्यापकों को किसी एक विशिष्ट शैक्षिक नवाचार के सिद्धांत का अनुपालन करना चाहिए। तो इसका पहला ऑप्शन सही है कि मस्तिष्क के एक भाग में हुई क्षति केवल किसी एक विशिष्ट योग्यता को प्रभावित करती है, न कि संपूर्ण को। हार्वर्ड गार्डनर क्या कहते हैं कि जो बुद्धि है वो स्वतंत्र होती हैं। अगर मस्तिष्क के एक भाग में क्षति हुई है तो वह किसी विशिष्ट योग्यता को प्रभावित करती है, न कि संपूर्ण बुद्धि को। योग्यता एवं योग्यता समूहीकरण के परिप्रेक्ष्य में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? विद्यार्थी सम समूहों से बेहतर सीखते हैं। अबाध व प्रभावी शिक्षण हेतु कक्षा को समरूपी होना चाहिए। छात्र असहिष्णु होते हैं व भेदों को स्वीकार नहीं करते। विभिन्न योग्यता वाले समूहों में ग्रहण करने के लिए अध्यापकों को बहुस्तरीय शिक्षा को अपनाना चाहिए। इसका चौथा ऑप्शन सही है, विभिन्न योग्यता वाले समूहों को ग्रहण करने के लिए अध्यापकों को बहुस्तरीय शिक्षा को अपनाना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? रचनात्मक आकलन कभी कभी संकलनात्मक हो सकता है। संकलनात्मक आकलन से अभिप्राय कि आकलन अधिगम का एक निरंतर व अभिन्न अंग है। रचनात्मक आकलन का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों की उपलब्धि का श्रेणीकरण है। रचनात्मक आकलन समय समय पर शिक्षार्थियों के विकास का सार प्रस्तुत करता है। तो इसका पहला ऑप्शन सही है कि रचनात्मक आकलन कभी कभी संकलनात्मक हो सकता है। रचनात्मक आकलन क्या होता है? जब छात्रों का वर्ष भर समय समय पर मूल्यांकन किया जाता है, और संकलनात्मक आकलन वो होता है जो वर्ष की समाप्ति पर किया जाता है। एक अध्यापक विद्यार्थियों को किसी विषय की अपनी अवबोधनात्मकता को प्रतिबिंबित करते हुए संकलनात्मक मानचित्र का निर्माण करने को कहता है। वह विद्यार्थियों की स्मृति को मंथर गति से जागृत कर रहा है, रचनात्मक आकलन कर रहा है, छात्रों की मुख्य बिंदुओं का सार लेखन की क्षमता का परीक्षण कर रहा है, छात्रों की उपलब्धि के मूल्यांकन हेतु शीर्षकों के विकास का प्रयास कर रहा है। तो इसका आपका सेकंड ऑप्शन सही है, रचनात्मक आकलन कर रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा ब्लूम के पुनर्संशोधित वर्गीकरण में मूल्यांकन के क्षेत्र को प्रदर्शित करता है? आंकड़ों का प्रयोग करते हुए ग्राफ या चार्ट का निर्माण, एक समाधान की तार्किक सुसंगतता का परीक्षण करना, प्रदत्त आंकड़ों की प्रासंगिकता का मूल्यांकन करना, वस्तुओं के श्रेणीकरण हेतु एक न्यूनतम पद्धति का निर्माण करना। तो इसका आपका सेकंड ऑप्शन सही है, एक समाधान की तार्किक सुसंगतता का परीक्षण करना। ब्लूम ने अपने शैक्षिक उद्देश्यों को 3 भागों में बांटा था, संज्ञानात्मक, भावात्मक और मनोगत्यात्मक। बच्चे शिक्षार्थियों के साथ व्यवहार करने के संदर्भ में अध्यापक अध्यापिका को निम्नलिखित मूल्यों में से किसमें विश्वास व्यक्त करना चाहिए? छात्रों की सफलता हेतु व्यक्तिगत उत्तरदायित्व, समुचित व्यवहार की उच्च अपेक्षाएं, विद्यार्थी से किसी प्रकार की मांग न होना और विद्यार्थी द्वारा स्वीकृति हेतु आघातात्मक व क्रोध का प्रयोग करना। तो इसमें पहला ऑप्शन सही है, छात्रों की सफलता हेतु व्यक्तिगत उत्तरदायित्व एक शिक्षक का होता है। निम्नलिखित में से किस पद्धति का उपयोग करते हुए हकलाने की समस्या से निपटा जा सकता है? अनुश्रुत वाक्य, प्रवर्तित वाक्य, परिणामकारी वाक्य, लंबित वाक्य। तो इसका सेकंड ऑप्शन सही है, प्रवर्तित वाक्य होता है जब हम छात्र को ज़्यादा से ज़्यादा लंबे समय तक बोलने के लिए कहते हैं तो उसके हकलाने की समस्या कुछ हद तक कम होती है। सीखने में आसक्त बच्चों के संदर्भ में तत्काल संबद्धता प्रदान करना, सहयोग पर बल देना, गैर अधिगमनात्मक तकनीकी जैसी तत्काल सूचनात्मक बुद्धिपूर्वक गवेषण तथा सामग्री प्रबंधन का उत्तोलन निम्नलिखित में से किस प्रारूप से संबंध है? संग्रथित अधिगम, हस्तक्षेपी अधिगम, उपचारात्मक प्रत्युत्तर अधिगम का सार्वभौमिक प्रारूप। इसका पहला ऑप्शन सही है, संग्रथित अधिगम। एक समावेशी कक्षा वह है जहाँ
तब तक आकलन की पुनरावृत्ति होती रहती है जब तक प्रत्येक अधिगमकर्ता न्यूनतम श्रेणी प्राप्त न कर ले। विद्यार्थियों का भार कम करने के लिए अध्यापक केवल अनुमोदित पुस्तक से ही पढ़ते हैं। समस्याओं का अधिकाधिक समाधान करने के लिए संभावना की दृष्टि से बच्चों की सक्रिय भागीदारी रहती है। अध्यापक प्रत्येक अधिगमकर्ता के लिए वैविध्यपूर्ण व सार्थक अधिगमनात्मक एवं अनुभवों हेतु परिवेश का निर्माण करता है। इसका चौथा ऑप्शन सही है कि अध्यापक प्रत्येक अधिगमकर्ता के लिए वैविध्यपूर्ण व सार्थक अधिगमात्मक अनुभवों के हेतु परिवेश का निर्माण करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रदत्त कार्य प्रतिभाशाली विद्यार्थी के लिए उपयुक्त है? अन्य विद्यार्थी की तुलना में समान प्रकार के परंतु अपेक्षाकृत अधिक अभ्यास। उसने अपने समवयस्की साथियों को अनुशिक्षण देने के लिए कहना ताकि उसकी शक्तियों को दिशा मिल सके तथा वह व्यस्त रह सके। विभिन्न विषयों को ध्यान में रखते हुए विज्ञान की एक नई आदर्शात्मक पुस्तक का निर्माण करना। संपूर्ण कक्षा की अपेक्षा उसे अपनी पाठ्य पुस्तक को शीघ्र समाप्त करने देना। इसका थर्ड ऑप्शन सही है कि विभिन्न विषयों को ध्यान में रखते हुए विज्ञान की एक नई आदर्शात्मक पुस्तक का निर्माण करना। प्रतिभाशाली छात्र बहुमुखी प्रतिभा के धनी होते हैं। उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा रचनात्मक कार्य देना चाहिए जिससे वो अधिक अपनी प्रतिभा को प्रयोग में ला सके। विद्यालय छोड़ने वाले विद्यार्थियों के नियंत्रण की दृष्टि से सरकारी संगठनों द्वारा संस्था के स्तर पर विभिन्न उपाय किए गए। निम्नलिखित में से कौन सा कारण सांस्थानिक स्तर से जुड़ा है जिसके कारण बच्चे विद्यालय छोड़ देते हैं? विद्यालय में श्यामपट्ट और शौचालय जैसी आधारभूत सेवाओं का अभाव होना, अध्यापकों का समुपयुक्त योग्यता वाला न होना, उन्हें कम आय देना, बच्चों से भलीभांति व्यवहार करने की आवश्यकता के प्रति अध्यापकों का संवेदनशील न होना, जो बच्चे अनिवार्य पाठचर्या को स्वीकार नहीं कर पाते उनके लिए विकल्पात्मक पाठचर्या का न होना। इसका चौथा ऑप्शन सही है कि जो बच्चे अनिवार्य पाठचर्या को स्वीकार नहीं कर पाते उनके लिए कोई ऑप्शनल सिलेबस नहीं होता, इसलिए वो पढ़ाई को बीच में ही छोड़ देते हैं। अधिगम अक्षमताएं वस्तुपरक तथ्य है व संस्कृति की इसमें कोई भूमिका नहीं है। पठन अक्षमता के पर्याय है। सामान्य उससे अधिक बुद्धि लब्धांक वाले बच्चों में भी पाई जाती है। समय व हस्तक्षेप के स्वरूप की उपेक्षा करते हुए भी अपरिवर्तनशील नहीं होती है। तो इसका थर्ड ऑप्शन सही है। सामान्य व उससे अधिक बुद्धि लब्धांक वाले बच्चों में भी क्या अधिगम अक्षमता पाई जाती है। अधिगम अक्षमता क्या होती है? बालक के सीखने संबंधी भाषा, गणित, लेखन संबंधी जो उनमें कठिनाइयाँ होती हैं वो अधिगम अक्षमता कहलाती हैं। समस्या समाधान प्राय उन विद्यालयों में सफल है जहाँ परिवर्तनशील लचीली पाठचर्या है, कक्षाओं में छात्रों का समूहीकरण उपलब्ध है, केवल उच्च स्तरीय शैक्षिक उपलब्धि पर ही बल दिया जाता है, अध्यापक केंद्रित शिक्षा शास्त्र प्रभावी है। तो इसका पहला ऑप्शन सही है, परिवर्तनशील लचीली पाठचर्या है। संज्ञानात्मक प्रशिक्षुता एवं शैक्षिक संबंध अधिगम को एक सामाजिक गतिविधि के रूप में ग्रहण करते हैं। आगमनात्मक तार्किकता के अनुप्रयोग पर आधारित है। पाठ सामग्री के सुव्यवस्थित संगठन पर बल देते हैं। कुशलता की प्राप्ति हेतु व्यावहारिक प्रशिक्षण की आवश्यकता पर बल देते हैं। तो इसका पहला ऑप्शन सही है, अधिगम को एक सामाजिक गतिविधि के रूप में ग्रहण करते हैं। जो अध्यापक अपने विद्यार्थियों की त्रुटियों में सुधार करना चाहता है उसके लिए निम्नलिखित में से कौन सा समुचित मार्ग है? उसे अपने विद्यार्थियों के प्रत्येक त्रुटि का संशोधन करना चाहिए। इसके लिए चाहे उसे विद्यालय में देर तक बैठना पड़े, उसे बार बार की जाने वाली तथा सामान्य त्रुटियों की अपेक्षा कम बार होने वाली त्रुटियों का अधिक संशोधन करना चाहिए। उसे उन त्रुटियों का संशोधन करना चाहिए जिसमें सामान्य अर्थ एवं अबोधनात्मकता में हस्तक्षेप करती हैं। अगर त्रुटि संशोधन प्रक्रिया में बच्चों को क्षुब्ध करती है तो उसे संशोधन नहीं करना चाहिए। इसका थर्ड ऑप्शन सही है, उसे उन त्रुटियों का संशोधन करना चाहिए जो सामान्य अर्थ व अबोधनात्मकता में हस्तक्षेप करती है। यहाँ अबोधनात्मकता का अर्थ अंडरस्टैंडिंग या समझ होती है। निम्नलिखित में से कौन सा कौशल भावात्मक बुद्धि से संबद्ध नहीं है? भावनाओं के प्रति जागरूकता, भावनाओं का प्रबंध, भावनाओं की आलोचना, कक्षा सहपाठियों से मैत्रीपूर्ण व्यवहार। तो इसका थर्ड ऑप्शन सही है, भावनाओं की आलोचना। आकलन प्रक्रिया के दौरान देविका की उत्तेजना ऊर्जापूर्ण होती है जबकि राजेश की उत्तेजना अनुत्साही। उन दोनों के भावात्मक अनुभवों का अंतर किससे संबंध है? समय अंतराल, भावनाओं की पराकाष्ठा, अनुकूलन का स्तर, कक्षा सहपाठियों के साथ मैत्रीपूर्ण व्यवहार। इसका थर्ड ऑप्शन सही है, अनुकूलन का स्तर। भारत सरकार ने प्राथमिक विद्यालयों के लिए मध्याह्न भोजन योजना प्रारंभ की है। निम्नलिखित कौन सा अभिप्रेरणात्मक सिद्धांत इस योजना का
समर्थन करता है? व्यवहारवादी, समाज सांस्कृतिक, संज्ञानात्मक, मानवीय। मानवीय। एक मानवीय सिद्धांत क्या कहता है कि एक व्यक्ति के लिए भोजन, वस्त्र और मकान की व्यवस्था करना। इसका चौथा ऑप्शन सही है। बच्चों के व्यवहार को समझने के लिए विद्यार्थियों के घर का वातावरण महत्वपूर्ण स्थान है तथा इससे प्राप्त सूचना को प्रभावशाली शिक्षा शास्त्र के निर्माण से जोड़ा जा सकता है। यह तथ्य अधिगम के किस सिद्धांत से संबद्ध है? व्यवहारवादी, पारिस्थितिकी, रचनावादी, सामाजिक, रचनावादी। तो इसका सेकंड ऑप्शन सही है, पारिस्थितिकी। कोर्ट-लेविन ने अधिगम का क्षेत्र सिद्धांत दिया है। इस सिद्धांत के अनुसार प्राणी को उसके वातावरण से अलग करके नहीं समझा जा सकता। प्राणी तथा वातावरण एक दूसरे से अंतःक्रिया करते हैं, इसलिए बच्चों के व्यवहार को समझने के लिए उसके वातावरण का महत्वपूर्ण स्थान। कक्षा में ध्यान न देने वाले बच्चे से व्यवहार करने के लिए कौन सा उपाय सर्वाधिक लाभकारी हो सकता है? बच्चे को महसूस कराने के लिए उसे कक्षा में सबके सामने बार बार डांटना डपटना, बच्चे को उस जगह बैठाना जहां सबसे अधिक ध्यान भंग हो सके, बच्चे के ध्यान को स्फूर्तिदायक बनाने के लिए बीच बीच में उसे अवकाश देना। इसका सेकंड ऑप्शन सही है, बच्चे को उस जगह बैठाना जहां उसका ध्यान सबसे कम भंग हो। तो हमने सीटेट 2014 के सेकंड पेपर को डिस्कस किया। ऐसी हमारी सीरीज़ आगे बढ़ती रहेगी। इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट हमसे जुड़ सकें। थैंक यू बच्चों।